अब जिस तरह से हमने वीडियो में देखा कि इस तरह से हम हमारे पास जो मसल टोन है हम वो चेक करते हैं। आपने देखना है कि मसल जो है तो हमारे पास वो इजीली मूव हो रहे हैं। अगर आप उसको हिला रहे हैं तो पैसिव जो रेंज ऑफ मोशन है हमारे पास वो नॉर्मल है। लिम्ब टोन हमारे पास नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। फॉर एग्जांपल जर्की टाइप मूवमेंट है जिस तरह से उस वीडियो में हुई है। फिर नॉर्मल फाइंडिंग्स हमारे पास जो होंगी, मसल्स आर सिमेट्रिकल इन साइज विद नो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। हमारे पास जो मसल्स हैं वो साइज़ में सिमेट्रिकल होंगी। बोथ अगर हैंड्स को हम कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास सिमेट्रिकल इन शेप साइज़ होंगी। हमारे पास उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी हमारे पास नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल जर्क्स हो गए, ट्रेमर्स हो गए, फेजिकुलेशंस हो गई, हमारे पास नहीं होंगी। इन सम मसल्स में बी स्लाइटली लार्जर ऑन द डोमिनेंट साइड। हमारे पास जो हैंड या जो बॉडी ऑर्गन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास मसल्स थोड़े से ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं या ज़्यादा होते हैं हमारे पास मसल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं तो हमारा जो राइट साइड है जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारा राइट जो हैंड है वो हमारे लेफ़्ट हैंड से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। ये हमारे पास एक नॉर्मल फाइंडिंग है। मसल पावर ऑब्वियसली वेरीज। यू शुड नॉट बी एबल टू ओवर पावर विद रीजनेबल रेजिस्टेंस। हमारे पास मसल पावर एज के लिहाज से भी हमारे पास वेरी करती है, पर्सनस के लिहाज से भी वेरी करती है हमारे पास। तो आपने वो भी माइंड में रखना है। यू हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट द नॉर्मल टोन फ्रॉम प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द नॉर्मल टोन। कि नॉर्मल टोन हमारे पास जो मसल्स का है वो हमारे पास क्या है, इंक्रीज़ कब होता है, डिक्रीज़ कब होता है, आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अब नेक असेसमेंट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल रेंज ऑफ मोशन। पहले तो आपने नेक को इंस्पेक्ट करना है फॉर एनी स्कार्स। कि अगर नेक जो है तो हमारे पास आपने एग्जामिन करनी है कि उस पर कोई स्कार्स तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं लगी, पेन वगैरह तो नहीं है। फिक्स द हेड विद वन हैंड वाइल यू एग्जामिन द नेक। आपने एक हाथ से जो हेड है उसको फिक्स कर देना है, फिर आपने नेक को एग्जामिन करना है। इंस्पेक्शन में आपने नोट द नॉर्मल कनकेविटी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। आपने जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको देखना है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है कि नहीं है। आइडेंटिफाई ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7। आपने जो हमारे पास C7 है उसका जो सर्वाइकल स्पाइन है, सर्वाइकल जो वर्टिब्रे है, आपने उसकी शेप को देखना है। ऑब्जर्व ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स। आपने स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स और ट्रेपीजियस मसल्स को ऑब्जर्व करना है। पाल्पेशन में आपने मतलब टच करना है, पाल्पेट करना है। फील ईच स्पाइनस प्रोसेस लुकिंग फॉर फोकल एरियाज ऑफ टेंडरनेस। आपने जो वर्टिब्रेज हैं आपने उसको टच करना है, जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं उनको टच करना है, पाल्पेट करना है फॉर टेंडरनेस। के अगर आप किसी एरिया को टच करते हैं और पेशेंट को पेन होता है तो वी कॉल इट टेंडरनेस। कि वो एरिया जो है हमारे पास टेंडर है, मतलब टच करने से उसको पेन होता है। तो आपने टेंडरनेस के लिए ऑब्जर्व करना है, पाल्पेट करना है आपने। जॉइंट फील फॉर क्रेपिटस ड्यूरिंग पैसिव मोशन। क्रेपिटस हमारे पास एक क्रैकलिंग साउंड होती है। तो आपने पैसिव रेंज ऑफ मोशन जब आप परफॉर्म करेंगे, मतलब पेशेंट के हेड है उसको मूव करेंगे या जो उसके नेक है उसको मूव करेंगे, तो आपने देखना है कि उसके जॉइंट्स में कोई क्रेपिटस या क्रैकलिंग साउंड तो कहीं पे नहीं आ रही। पैरास्पाइनल मसल्स आपने देखने हैं। रेंज ऑफ मोशन में अब एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। पेशेंट खुद अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करता है। तो फर्स्ट आपने पेशेंट को कहना है कि टच चिन फॉर फ्लेक्शन। आपने पेशेंट को कहना है कि चिन को टच करे। थ्रो हेड बैक फॉर एक्सटेंशन। आपने अपने पेशेंट को बोलना है कि वो अपने चिन को चेस्ट के साथ टच करे, इस मतलब फ्लेक्स करे अपने नेक को। फिर उसके बाद अपने हेड जो है उसको पीछे की तरफ ले जाए, मतलब जो छत है, सीलिंग है, उसकी तरफ देखे। इट इज़ फॉर एक्सटेंशन। फिर टच ईच शोल्डर विद एयर्स फॉर लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन के लिए आपने पेशेंट को कहना है कि अपने कान को शोल्डर के साथ लगाए, ईच साइड पे, मतलब दोनों साइड पे अपने कान को पहले एक शोल्डर के साथ लगाए फिर दूसरे कान को दूसरे शोल्डर के साथ लगाए। आपने इसे लेटरल फ्लेक्शन चेक करनी है। टच ईच शोल्डर विद चिन फॉर लेटरल रोटेशन। अब रोटेशन के लिए जो हमारे पास चिन है वो अपने शोल्डर के साथ टच करें।
पैसिव जो है तो फील फॉर क्रेपिटस ड्यूरिंग पैसिव मोशन। अब ये सारे मोशन आपने परफॉर्म करने हैं पेशेंट के साथ, मतलब उसके हेड को मूव करना है, चिन को चेस्ट के साथ टच करना है, फिर उसके बाद उसका हेड जो है तो ऊपर की तरफ बैक की तरफ लेके जाना है, फिर उसके बाद साइड्स पे उसका हेड मूव करना है। और इसके दरमियान आपने क्रेपिटस के लिए भी ऑब्जर्व करना है कि उसके जब आप मूव करते हैं उसके हेड को या नेक को, तो क्रेपिटस कोई क्रैकलिंग साउंड तो नहीं आती, और उसका हैंड जो हेड है वो इजीली मूव होता है या नहीं होता। नॉर्मल जो हमारे पास फाइंडिंग्स होंगी उसमें हमारे पास 30 डिग्री रोटेशन, एबल टू टच चेस्ट विद चिन। उस जो हेड हमारे पास होगा पेशेंट का वो नॉर्मली 30 डिग्री रोटेट होगा, जो चेस्ट चिन के साथ जो है तो हमारे पास टच हो पाएगी। 55 डिग्री एक्सटेंशन हमारे पास होती है, मतलब उसका हेड पीछे की तरफ 55 डिग्री तक जाता है। एंड 40 डिग्री लेटरल बेंड हमारे पास होती है कि 40 डिग्री तक हमारे पास जो है तो लेटरली वो अपने हेड को बेंड कर सकता है। और एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो होगा उनके वो परफॉर्म करने में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है तो आपने ये सारे जो एंगल्स हैं ये माइंड में रखने हैं कि जब हम मोशन पर जो है तो मूवमेंट करते हैं हेड की, तो हमारे पास फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में, बेंडिंग में, रोटेशन में कितने डिग्री के एंगल बनते हैं, क्योंकि इसमें से भी मोस्टली हमारे पास एमसीक्यूज बन सकते हैं। Now muscles of lower extremity, inspect the muscles of the hip, knee and ankle. First of all आपने observe करने हैं muscles of the hip, knee and ankle. Note the muscle size, bulk, look for symmetry, atrophy and fasciculation. Look for abnormal movements. Determine muscle power by gently trying to overpower contraction of each group of muscles. जिस तरह से आपने आर्म्स की असेसमेंट की थी उसी तरह से सेम आपने लेग्स की भी असेसमेंट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंस्पेक्ट करना है जो हिप है, नी है, एंकल है, इन सबको, इन जॉइंट्स को आपने असेस करना है, इंस्पेक्ट करना है। फिर मसल साइज़ चेक करना है कि कहीं पे हमारे पास एसिमेट्री तो नहीं है, एट्रोफी तो नहीं हुई, कोई फेजिकुलेशंस, एबनॉर्मल मूवमेंट्स तो हमारे पास नहीं है, ट्रेमर्स तो नहीं है, या कहीं पे हमारे पास जॉइंट स्वेलिंग तो नहीं हुई, इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई, रेडनेस तो नहीं है। फिर उसके बाद जिस तरह से आपने फर्स्ट आर्म्स में मसल स्ट्रेंथ चेक की थी उसी तरह से आपने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी चेक करनी है। हिप के लिए फ्लेक्शन, फॉर इलियोसोस एक्सटेंशन, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स के लिए, एंड एबडक्शन एंड एडक्शन। अब असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसके लिए हमने एक मसल स्ट्रेंथ जो हमारे पास स्केल है, एक स्टैंडर्ड स्केल हमारे पास अवेलेबल है, मसल स्ट्रेंथ स्केल जिसको हम कहते हैं। इसके ज़रिए से हम जो स्ट्रेंथ है, मसल स्ट्रेंथ, उसको हम कैटेगराइज करते हैं, नंबर देते हैं। 0, नो डिटेक्शन ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। हमारे पास हम 0 स्कोर तब देते हैं जब हमारे पास मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होती हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, हमारे the patient is unable to create any noticeable contraction in a specific muscle. For example, वो अपना पैर मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना रिलैक्स कर सकता है। जो हमारे पास है वो अपना आर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास हम ऑब्जर्व नहीं करते। ये हमारे पास मोस्टली पैरालाइज मसल में होता है, मसल पैरालाइज हो स्ट्रोक की वजह से या कोई डिजीज़ है उसकी वजह से हमारे पास मसल पैरालिसिस हो गई, तो उसमें हमारे पास फिर हम 0 स्कोर देंगे। 1, हमारे पास बेयरली डिटेक्टेबल फ्लिकर और ट्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विद ऑब्जर्वेशन और पाल्पेशन। मतलब हम अपना हैंड जो है तो पेशेंट के आर्म है या लेग है उस पर रख दें और पेशेंट को कहे कि वो अपना पाँव कॉन्ट्रैक्ट करे या आर्म कॉन्ट्रैक्ट करे, हमारे पास वो कोशिश तो करता है, मतलब थोड़ी सी हम पाल्पेट कर सकते हैं, नोटिस मतलब होता है कि मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मूवमेंट होती नहीं है, तो इसको हम 1 स्कोर देंगे। 2, फिर हमारे पास एक्टिव मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट विद एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी, कि अगर हमारे पास मतलब ग्रेविटी को एलिमिनेट कर दें तो बॉडी पार्ट जो है तो पेशेंट इजीली मूव कर सकता है। ये हमारे पास स्पेसिफिक, हम जो है तो पेशेंट को किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन हमारे पास होती है कि हम उस पोजीशन में पेशेंट को ले आए तो वो फिर बॉडी पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। 3 स्कोर हम तब देंगे जब एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी ओनली एंड नॉट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, कि ग्रेविटी के अगेंस्ट तो मूवमेंट हो सकती है लेकिन अगर हम रेजिस्ट करें मूवमेंट को, मतलब पकड़ लें उसके पाँव को और फिर रेजिस्ट करें उसके मूवमेंट को, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसको हम 3 स्कोर देते हैं।
फॉर एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी एंड सम रेजिस्टेंस। किसी हद तक वो रेजिस्टेंस अगर हम अप्लाई करें तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकता, तो तब हम 4 देते हैं। एंड नॉर्मली अगर हमारे पास रेजिस्टेंस के बाद भी वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट फुल रेजिस्टेंस विदाउट एविडेंस ऑफ फैटीग, हमारे पास फैटीग जो है तो मतलब थकान नहीं होती, उसको नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ जो होती है उसको फिर हम 5 स्कोर्स देते हैं। नाउ लेट्स सी कि हम MRC जो स्केल है हमारे पास वो कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम कैटेगराइज करते हैं जो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन है उनको, मसल स्ट्रेंथ को हम कैसे ग्रेड करते हैं। आपने पेशेंट को कहना है कि वो अपना लेग कॉन्ट्रैक्ट करे, बट कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो अपना लेग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, ना ही आप कोई कॉन्ट्रैक्शन पाल्पेट कर पाते हैं। अब आपने पेशेंट को कहना है कि वो अपना पाँव कॉन्ट्रैक्ट करें, बट जिस तरह से आप देख सकते हैं कि टच करने पे, पाल्पेट करने पे पता तो लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पा रहा। नाउ ग्रेड 2 में जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि आपने पेशेंट को स्पेसिफिक एक पोजीशन में लिटाना है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी। अब पेशेंट जो है तो इवन व्हेन द ग्रेविटी इज़ प्रेजेंट तब भी वो अपना जो है तो पाँव है वो पूरी तरह से हिला सकता है। जिस तरह आप इस वीडियो में देख चुके हैं, इसी तरह से आपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो मसल स्ट्रेंथ है उसको असेस करना है और इस तरह से फिर उसको ग्रेड करना है। नाउ द नी एग्ज़ाम, फिर आपने पेशेंट को कहना है कि वो खड़ा हो जाए एंड गाउन जो है तो वो नी से थोड़ा ऊपर ले जाए ताकि आपको दोनों नीज़ नज़र आ सके। मेक श्योर दैट बोथ द नीज़ आर फुली एक्सपोज्ड। द पेशेंट शुड बी इन ईदर अ गाउन और शॉर्ट्स, रोल्ड अप पैंट्स, लेग्स डू नॉट प्रोवाइड गुड एक्सपोजर। नाउ या तो पेशेंट गाउन में होगा या शॉर्ट्स में, ताकि आपको उसकी नीज़ सही तरीके से नज़र आ सके, नीज़ उसकी फुली एक्सपोज हों, आप नीज़ को सही तरीके से इंस्पेक्ट कर सकें। वॉच द पेशेंट वॉक, फिर आप पेशेंट को कहेंगे कि वो वॉक करे। डू दे लिम्प और अपेयर टू बी इन पेन। अब नीज़ को पहले तो आपने इंस्पेक्ट करना है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है नी जॉइंट का, या वहाँ पे कोई स्वेलिंग या रेडनेस तो नहीं हुई किसी एक नी में, दोनों जो है तो सिमेट्रिकल हैं या नहीं हैं। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि वो वॉक करे। अब वॉकिंग के दरमियान आपने देखना है कि कहीं पे ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो लड़खड़ा रहा है या पेशेंट, या उसको पेन हो रहा है वॉकिंग में, उसके नी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। व्हेन स्टैंडिंग, इज़ देयर एविडेंस ऑफ बोविंग, बेरस और नॉक नीड वेलगस डिफॉर्मिटी। वेलगस डिफॉर्मिटी हम इसको कहते हैं जब हमारे पास बोथ नीज जो है हमारे एक दूसरे की तरफ, मतलब अंदर की तरफ चली जाए, एंड वेरस हम उसको कहते हैं जब नीज एक दूसरे से दूर दूर की तरफ चली जाए। हम एक पिक्चर देखते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि वेलगस हमारे पास किस कौन सी डिफॉर्मिटी होती है, उसमें नीज कैसी होती हैं एंड वेरस कैसी होती हैं।
अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल नीज़ हमारे पास बिल्कुल अलाइंड होती है ठीक तरीके से। वेरस में हमारे पास नीज़ जो नॉर्मल अलाइनमेंट है उससे दूर दूर चली जाती हैं, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में दूर दूर चली जाती हैं। एंड वेलगस में गम की तरह एक दूसरे की तरफ आती हैं, स्टिक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। इसको हम वेलगस कहते हैं। There is a predilection for degenerative joint disease to affect the medical aspect of the knee, a common cause of bowing. फिर आपने चेक करना है कि whether there is a degenerative disease है कोई उस बंदे को जो उसके नीज में प्रॉब्लम है, वायरस है या वेलगस डिफॉर्मिटी एक्सेट्रा है। Is there evidence of atrophy of the quadriceps, hamstring or the calf muscle groups? Knee problem pain can limit the use of the affected leg, leading to wasting of the muscle. फिर आपने हैमस्ट्रिंग मसल जो है, काफ मसल्स हैं, उनको ऑब्जर्व करना है कि उसमें मसल वेस्टिंग तो नहीं हुई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जिस हमारे पाँव हैं उसमें पेन होता है, जिस नी में हमारे पेन होता है, तो फिर हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालते हैं, ना ज़्यादा वॉक करते हैं उस पर, विच कैन लीड टू लेस यूज़ ऑफ द मसल्स। हमारे पास जो उस पाँव के मसल्स हैं, उस नी के इर्द गिर्द जो हमारे पास मसल्स हैं, वो हमारे पास बहुत कम यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उसकी एट्रोफी हो सकती है या मसल वेस्टिंग हो सकती है। While both legs have well developed musculature, the left calf and hamstrings are bulkier than the right. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बोथ लेग्स हैं वो वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर है, लेकिन लेफ़्ट जो काफ और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो बल्कियर है देन द राइट वन। तो शायद उसके राइट नी में कोई प्रॉब्लम हो, पेन वगैरह हो, जिसकी वजह से वो उस पर चलता ना हो, जो स्लोली जो है तो उसकी मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी हो। नाउ नी में हमने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करनी है नी जॉइंट की। फ्लेक्शन फॉर हैमस्ट्रिंग मसल्स, हमने फ्लेक्स करना है नी को, जिस तरह से इस पिक्चर में शो हुआ है, फ्लेक्स करना है। फिर उसके बाद एक्सटेंड करना है क्वाड्रिसेप्स मसल के चेक करने के लिए। एंड एंकल के लिए हम डॉर्सीफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर टिबियालिस एंटीरियर, एंड प्लांटर फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर गैस्ट्रोनीमियस मसल्स। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास डॉर्सल साइड, बैक और अपर साइड को हम कहते हैं डॉर्सल साइड ऑफ द फुट, हमारे पास ये हो गया। प्लांटर सोल ऑफ फुट को कहते हैं। तो हम देखते हैं कि डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास डॉर्सीफ्लेक्शन हो गया, मतलब डॉर्सल साइड हमने मूव कर ली, फ्लेक्स कर ली। इसको हम डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। अब यू हैव टू कीप इन माइंड कि हम फ्लेक्शन नी में और एक्सटेंशन कौन कौन से मसल्स के लिए यूज़ करते हैं। एंकल में हम डॉर्सीफ्लेक्शन कौन से मसल्स के लिए यूज़ करते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन कौन से के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें से हमारे पास बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। मसल स्ट्रेंथ जो हमारे पास स्केल है उसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे MCQs आते हैं कि हम ज़ीरो ग्रेडिंग किसको देते हैं, या अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया गया हो कि हमारे पास इस तरह से, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर पाल्पेट करेंगे तो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन हमें महसूस होगी, तो इसको हम कौन सा ग्रेड देंगे, 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे MCQs बन जाते हैं। Now determine the limb tone resistance to passive stretch. With the patient relaxed, gently move the limb at the hip, knee and ankle and note whether the tone is normal, increased or decreased. आपने limb tone को assess करना है। Flex the hip and knee, support the knee, dorsiflex the ankle sharply and hold the foot in this position, checking for clonus. अब क्लोनस किस चीज़ को कहते हैं? सो क्लोनस इज ए इनवॉलेंट्री एंड रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय अ परमानेंट लीजन इन द डिसेंडिंग मोटर न्यूरॉन्स। अब हमारे पास क्लोनस जो होता है वो भी इनवॉलेंट्री एंड रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे पास।
नाउ लेट्स सी कि क्लोनस हमारे पास किस तरह से होते हैं। क्लोनस हम किस चीज़ को कहते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे पास है वो कैसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। इस तरह के रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस जो हमारे पास होते हैं, जो कि एक रिदम से कंटिन्यूसली होते रहते हैं, इसको हम क्लोनस कहते हैं। नाउ स्पाइन बोन्स, the examiner should stand behind the patient and observe the alignment of the spine in a flexed position to determine scoliosis. अब एग्जामिनर जो है वो पेशेंट के बैक साइड पे खड़ा हो जाएगा टू ऑब्जर्व हिज स्पाइन, उसका स्पाइनल कॉर्ड ऑब्जर्व करेगा, उसकी अलाइनमेंट देखेगा स्पाइन की, इन अ फ्लेक्स पोजीशन टू डिटरमिन स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस हमारे पास उसको कहते हैं जब स्पाइनल कॉर्ड हमारा नॉर्मली तो मिडिल लाइन में ही होता है, लेकिन जब वो साइड वाइज कर्व हो जाता है, फॉर एग्जांपल एस शेप जब बना लेता है, तो उसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। सो यू शुड ऑब्जर्व फॉर स्कोलियोसिस। नाउ व्यू द स्पाइन फ्रॉम द साइड टू डिटरमिन काइफोसिस। काइफोसिस के लिए एग्जामिनर जो है तो पेशेंट के साइड पे खड़ा हो जाएगा एंड स्पाइन को ऑब्जर्व करेगा कि काइफोसिस तो नहीं हुई है उसको। इसका मतलब कि जो हंच बैक सा तो नहीं बना, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इस पिक्चर में शो हुई है कि हमारे पास जो स्पाइन है वो बैक की तरफ थोड़ी कर्व हो गई है, ऊपर की तरफ से हमारे पास हंच बैक सा बन गया है, इसको हम काइफोसिस बोलते हैं। आस्क द पेशेंट इफ़ ही इज़ अवेयर ऑफ सोर स्पॉट्स, मतलब ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे उसको पेन होता हो, सोर होती हो वो जगह, अगर उसको ऐसी कोई जगह पता हो अपने बैक में तो पूछना है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे सोर स्पॉट्स है पेशेंट के। पाल्पेट द स्पाइनस प्रोसेस एंड बी जेंटल विद द सोर स्पॉट्स। अब जो स्पाइनस प्रोसेस है उसको आपने पाल्पेट करना है, हैंड से टच करना है। परकस वन वर्टिब्रा एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड, और स्टार्ट से लेके हर एक वर्टिब्रा को परकस करना है, परकशन आपने करनी है हर एक वर्टिब्रे पे। Then assess range of motion of spine by having patient bend down to pick up an object without bending his legs while you hold his hip. आपने फिर पेशेंट को जिस तरह से इस पिक्चर में शो हुआ है पकड़ लेना है और उसको कहना है कि ज़मीन से कोई चीज़ उठा ले। नाउ नॉर्मल हमारे पास जो फाइंडिंग होगी, ही वुड बी एबल टू डू दैट विदाउट बेंडिंग हिज लेग्स। अपने लेग्स बेंड नहीं करेगा और वो आसानी से वो चीज़ उठा देगा, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, स्टिफनेस भी नहीं होगी, उठने में भी फिर दोबारा से कोई तकलीफ़ नहीं होगी, पेन वगैरह नहीं होगा। नॉर्मली हमारे पास जेंटल concavities in cervical and lumbar regions and a convexity in the thorax region, vertebral line and gluteal cleft align। अब हमारे पास वर्टिब्रे अलाइनमेंट उसकी ठीक होगी, सर्वाइकल और लंबर जो रीजन है उसमें वो ठीक होगा, मतलब हमारे पास जो सर्वाइकल रीजन है उसमें कनकेविटी होगी थोड़ी सी एंड लंबर रीजन में थोड़ी सी कन्वेक्सिटी होगी। पोस्चर की तरफ जब हम आते हैं तो नॉर्मल हमारे पास कंफर्टेबली इरेक्ट होता है, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, कंफर्टेबल हमारे पास जो नॉर्मल पोस्चर होता है। लुक फॉर स्ट्रेट लाइंस अक्रॉस द बॉडी पार्ट्स। एज यू कैन सी फर्स्ट जो हमारे पास पोस्चर है उसमें हेड फॉरवर्ड की तरफ है, फ्लैट बैक जो हमारे पास है, इस तरह का पोस्चर ये हमारे पास पुअर पोस्चर है। गुड पोस्चर जो हमारे पास बैलेंस अपराइट पोस्चर होगा, जैसे कि दरमियान में शो हुआ है। नॉर्मल कंफर्टेबल इरेक्ट पोजीशन है हमारे पास। जो हमारे पास लास्ट वन है ये भी हमारे पास फॉरवर्ड हेड है, राउंडेड शोल्डर्स, वीक एब्डोमिनल मसल्स, स्वे बैक, ये भी हमारे पास पुअर पोस्चर में आता है। तो आपने पेशेंट का पोस्चर भी चेक करना है कि वेदर ही स्टैंडिंग नॉर्मली जो है हमारे पास इरेक्ट पोजीशन में नॉर्मल स्टैंड कर रहा है, उसका पोस्चर कैसा है, गुड है, पुअर है उसका पोस्चर, क्योंकि पोस्चर हमारे पास हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ज़्यादातर हमारे पास जो काइफोसिस होती है वो हमारे पास पोस्चरल भी होती है, हम बैठे इस अंदाज में होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास हमें बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। लॉर्डोसिस, इंक्रीज्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, हमारे पास जो लंबर रीजन है उसमें हमारे पास स्पाइनल कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली हमारे पास स्पाइन इस तरह से होता है जो फर्स्ट पिक्चर में शो हुआ है। लॉर्डोसिस में हमारे पास एग्जैजरेटेड लंबर कर्व है, हमारे पास स्पाइन अंदर की तरह
अंदर की तरफ जो है तो और भी लंबर रीजन में और भी अंदर की तरफ कर्व हो जाती है, इसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। Kyphosis is a curving of the spine that causes a bowing of the back which leads to a hunchback or slouching posture। हमारे पास काइफोसिस में ऊपर वाला जो रीजन है ये हमारे पास बाहर की तरफ आउटवर्ड जो है हमारे पास एक बोविंग सा बैक हमारे पास हंचबैक बन जाती है, हमारे पास स्लाउचिंग पोस्चर मतलब ऐसे कि हेड नीचे की तरफ और बैक हमारे पास बाहर की तरफ निकली हुई हो जाती है। स्कोलियोसिस द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन अवे फ्रॉम द मिडल और साइडवेज। हमारे पास स्कोलियोसिस यू कैन रिमेंबर कि हमारे पास स्पाइन एस शेप बना देता है इस तरह से। नॉर्मली हमारे पास इस तरह से नॉर्मल मिड लाइन में होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइड वाइज कर्वेचर हो जाती है स्पाइन की। अब इसमें आप जो है तो जो एंगल्स है वो माइंड में रखें। हम कौन से मसल्स चेक करने के लिए एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं, कौन से के लिए फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं, एबडक्शन कब करते हैं, एडक्शन कब करते हैं, ये सब चीज़ें कहते किसको हैं ये आपने माइंड में रखनी है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए हम असेसमेंट किस किस तरीके से करते हैं, कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आपको टेस्ट भी याद होने चाहिए क्योंकि हमारे पास मोस्टली एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो हमारे पास 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके हमने उसको कहा है कि खड़ा हो जाए, तो ये हम उस पर कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर दें, तो आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे पास रॉम्बर्ट्स टेस्ट है। अब अगर हमारे पास आपसे पूछा जाए कि 30 सेकंड्स के लिए वो खड़ा नहीं रह पाया तो उसका रॉम्बस टेस्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि उसका रॉम्बस टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद आप जो लास्ट में हमारे पास स्पाइनल जो कर्वेचर्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि लॉर्डोसिस किसे कहते हैं, काइफोसिस क्या होता है हमारे पास, स्कोलियोसिस क्या होता है। आपको ये सारी चीज़ें भी माइंड में होनी चाहिए कि ये हमारे पास लॉर्डोसिस में क्या होता है, काइफोसिस में क्या होता है, स्कोलियोसिस में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या होता है। इसमें से भी हमारे पास मोस्टली एमसीक्यूज आती हैं। नाउ दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच।